हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे जी बेटा। आगे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिलियन सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 29। 29 से पहले हम देखेंगे 28 में हमने क्या बात की थी। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, उससे संबंधित छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने कंप्लीट किया है। अब हम आज जो हमारा टॉपिक होगा बच्चा, हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारी झिल्लियां। झिल्लियों की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटे क्या क्या आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में। परासरण। उसके बाद हम बात करेंगे विसरण। फिर परासरण और विसरण में अंतर देखेंगे। इससे संबंधित हम बात करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब की बात करेंगे। ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे झिल्लियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या महत्व होता है। परासरण की बात करेंगे। परासरण के बाद विसरण है। विसरण के बाद हम बात करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब ज्ञात करने के प्रोसेस भी बताए जाएंगे। जी बेटे ऐसा जुड़े रहिए और रेगुलर क्लास लेते रहिए, जिससे आपकी संपूर्ण केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा ठीक है, चलते आगे। आज का टॉपिक हमारा होगा बेटा झिल्लियां की बात करेंगे। ठीक है बेटे, झिल्लियां क्या होती हैं जी। पहला टॉपिक हमारा है झिल्लियां क्या है। देखो बेटे झिल्लियां क्या होती हैं, किसी भी ठोस या द्रव की सबसे पतली जो परत होती है उसे हम झिल्ली कहते हैं बेटे। झिल्लियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। तीनों प्रकार की हम बात करेंगे। पारगम झिल्लियां क्या है, अपारगम झिल्लियां क्या है बेटे, और अर्धपारगम झिल्लियां क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों झिल्लियों में हम बात करने वाले हैं, लिख सकते हैं किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत, किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत झिल्लियां कहलाती है। परत झिल्लियां कहलाती है। किसी ठोस या द्रव की जो सबसे पतली परत होती है बेटा, सबसे पतली परत क्या कहलाती है, झिल्लियां कहलाती है। ओके बेटे चलिए आगे। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं बेटा। हम बात करने वाले हैं झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं, 3। पहला बेटे झिल्ली हमारी होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली होती है जी बेटा। सेकंड हम बात करेंगे अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरी हम बात करेंगे बेटा अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली की बात करेंगे जी। किसी भी ठोस या द्रव की जो सबसे पतली लेयर या परत होती है उसे हम झिल्लियां कहते हैं बेटे। ये झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली और बेटा अपारगम झिल्ली। इन झिल्लियों को बेसिकली हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, बिलियन को हम इन झिल्लियों से गुजारेंगे।
अगर बिलियन के कण पार निकल जाएंगे तो अपारगम्य झिल्ली होगी। बिलियन में से केवल विलायक के कण लगभग पार निकलेंगे, अर्ध पारगम झिल्ली कहलाएगी। और कोई भी कण बिलियन का पार नहीं निकलेगा वो कहलाएगा अपारगम्य झिल्ली। जी, पहला हम बात करने वाले हैं बेटे हम पारगम झिल्ली से संबंधित, पारगम्य झिल्ली। जी बेटे, बेझिल्ली जिनमें से बिलियन के सभी कण को यहाँ पे अणु भी कह सकते हैं, बिलियन के सभी अणु आर पार गुजर जाते हैं। सभी कण मेरे प्यारे बच्चों, बिलियन के सभी कण आर पार गुजर जाते हैं, पारगम्य गुजर जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है बेटे, पारगम झिल्ली का मतलब है ऐसी झिल्लियां जिनमें से बिलियन के सभी कण, सभी अणु आर पार निकल जाते हैं, पारगम झिल्लियां कहलाती हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं बेटे जी, सेकंड हमारा है अर्ध पारगम्य झिल्ली। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है बेटे, महत्वपूर्ण कर दीजिए। सेमी पर मेमोरेबल मेंबर्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम लिख देते हैं एसपीएम लिख देंगे। अर्ध पारगम झिल्ली की बात करने वाले हैं। पारगम झिल्ली आप पढ़ चुके हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है अर्ध पारगम झिल्ली। बेटा ये बेझिल्ली होती है जिनमें से आप बिलियन को गुजारोगे तो बिलियन में से विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं निकलते हैं, पारगम झिल्ली कहलाती है। तो हम बात करेंगे बेटे इसमें जी, बेझिल्ली जिनमें से बिलियन में उपस्थित विलायक के अणु आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं गुजरते हैं, अर्ध पारगम्य नहीं गुजरते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली कहलाती हैं। इसे एसपीएम से लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको एसपीएम से भी प्रेजेंट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बोलो कौन कौन हो सकता है, जैसे अंडे की झिल्ली, कॉमा किसमिस की झिल्ली। ओके बेटे, किसमिस की झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट झिल्ली, कॉमा कॉपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेटे
कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली का सूत्र होता है Cu2 फेरो FeCN का होल 6। ये सब बेटे आपकी होती हैं अर्धपारगम झिल्ली। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपने बेटा लिखा है अर्धपारगम झिल्ली क्या होती हैं? वे झिल्ली जिनमें से विलयन में उपस्थित विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन विलय के कण उस परत से, उस झिल्ली से आर पार नहीं गुजरते हैं, उन्हें हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। सर इसके उदाहरण हो सकते हैं चने की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, जंतु झिल्ली, बोलो बेटे, वनस्पति झिल्ली, कैल्शियम फॉस्फेट झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। ओके बेटे, आपको पता चला है, क्या पता चला है? केवल विलायक के अणु पार निकलेंगे, विलय के अणु पार नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या होता है। इस झिल्ली का महत्व, पहला महत्व होता है परासरण दाब ज्ञात करने में जी। ठीक है, पहला। दूसरा इसका महत्व हो सकता है परासरण दाब ज्ञात करने में, परासरण की क्रिया में। ठीक है बेटे, हमने बात की है किसमें बेटा? परासरण की क्रिया में। इसके महत्व की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो अगर आपसे पूछता है अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग परासरण दाब ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग होता है, और परासरण की जो क्रिया होती है अंतः परासरण, बाह्य परासरण, उसमें भी हम बेटा अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग करते हैं जी। तीसरा बेटा हमारा टॉपिक है, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं अपारगम झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली जी बेटा। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में हम जानेंगे, नाम से पता चल रहा है, सॉरी, अपारगम झिल्ली। अपारगम मतलब इसमें से कोई भी कण पार नहीं निकलेंगे, तो हम लिख सकते हैं वे झिल्ली जिनमें से विलयन के, क्या बोलेंगे, वे झिल्ली जिनमें से विलयन के कोई भी अणु आर पार नहीं गुजरते हैं, सीधा सीधा कह रहा है, वे झिल्ली जिनमें से विलयन के कोई भी अणु आर पार नहीं गुजरते हैं, अपारगम झिल्ली कहलाती है, अपारगम झिल्ली कहलाती है जी बेटा। तो आपने बेटा अभी आज के लेक्चर में हमने बात की है झिल्लियां क्या होती हैं। तो हमने बोला था बेटा किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली जो परत होती है उसको ही हम झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, पारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली। तीनों का हमने विस्तृत यहाँ पे बात की है। पारगम झिल्ली वे झिल्ली जिनमें से विलयन के सभी अणु पार गुजर जाते हैं, पारगम झिल्ली कहलाती हैं। अर्धपारगम झिल्ली उन्हें कहते हैं जिनमें से केवल विलायक के अणु पार निकलते हैं, विलय के अणु पार नहीं निकलते। अपारगम झिल्ली वो होती है जिनमें से बेटे कोई भी विलयन के अणु पार आर पार नहीं गुजरते। सबको क्लियर है बेटे? सारे बच्चे लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। झिल्लियों के बाद हमने बात की थी परासरण की। किसकी बात की थी बेटा? परासरण। तो हम बात करते हैं इसी में, हम परासरण किसे कहेंगे, परासरण क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। परासरण की क्रिया जी बेटे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो कमेंट करके बताए, ठीक है, आपका 100% डाउट क्लियर किया जाएगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है बेटा आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई देने में सक्षम रहूंगा जी बेटा। आगे बात करेंगे बेटे हम
सेकंड हमारा हम बात करने वाले हैं परासरण की ओर चलेंगे। परासरण, ऑस्मोसिस। जी, परासरण, ऑस्मोसिस, बहुत प्यारा हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बहुत प्यारा है कॉन्सेप्ट। परासरण का मतलब क्या है? परासरण मतलब पराई शरण में जाना, दूसरे के अधीन जाना। तो हम इसको चलो समझते हैं, परासरण का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा। जी, देखना चाहेंगे परासरण क्या है। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं, इधर साइड बनाने का प्रयास करूंगा। जी बेटा, परासरण क्या है? परासरण के लिए हम एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करेंगे बेटे। जी बेटा, जो बीच में जो हमने आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, शॉर्ट में बेटा हम इसको लिख देते हैं SPM। क्या लिखेंगे? SPM, अर्ध पारगम। और बेटे हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड में हमने तन विलयन भरा है बेटे। कैसा विलयन भरा है? तन विलयन है। और इधर बेटा हमने सांद्र विलयन भरा है। इस विलयन को हमने बोला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन आप जानते हैं, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तन विलयन का मतलब भी बच्चों हमने बता दिया है, ये हमारा तन विलयन है। तन विलयन वो होते हैं जिनमें विलय की मात्रा कम होती है। शरबत तन विलयन की तरह बिहेव करेगा और चाशनी बेटा सांद्र विलयन की तरह बिहेव करेगी। अर्ध पारगम झिल्ली लगा लिया, सांद्र विलयन है, तन विलयन है। अब बेटे परासरण क्या है? क्या होता है परासरण में? तन विलयन से, किससे बेटा? तन विलयन से विलायक के जितने कण होते हैं, तन विलयन से विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर प्राकृतिक रूप से स्वतः गति करते हैं। उस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो बेटे ये सांद्र विलयन है, हायर कॉन्सेंट्रेट है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेट है। जी, तो क्या होने वाला है मेरे बच्चा, यहां से तन विलयन से विलायक के कण स्वतः अर्ध पारगम झिल्ली से होकर जाने लगेंगे। तो किसके कणों का प्रभाव है बेटा? ये विलायक के कणों का प्रभाव। विलायक, विलायक के अणु, तन विलयन से विलायक के अणु किधर जा रहा है मेरे बच्चे? सांद्र विलयन की ओर। इसी क्रिया को हम परासरण कहते हैं। और बेटा इस क्रिया को रोकने के लिए जितना हम दाब लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं बेटे परासरण दाब। तो मेरा बच्चा मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देंगे, हम लिख सकते हैं वह क्रिया, वह क्रिया जिसमें, वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु, विलायक के अणु, विलायक के अणु तन विलयन से, तन विलयन से, बताओ किसकी ओर बेटे, प्लीज बोलो ना। तन विलयन से सांद्र विलयन, सांद्र विलयन की ओर, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर किससे होके जा रहा है? बोलो, सांद्र विलयन की ओर। बीच में कौन है? अर्ध, सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य, सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली। क्या लिखा? वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से स्वतः, स्वतः माने अपने आप, स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह करते हैं परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह करते हैं, परासरण कहलाता है। बेटा आपको ये चीज क्या बोला है मैंने? परासरण क्या है? वह क्रिया जिसमें
विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह करते हैं, परासरण कहलाता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है जी। तो हमने यहाँ पे भी बात की थी बेटे, हमने तनु विलयन लिया, सांद्र विलयन लिया, अर्ध पारगम झिल्ली लगाई। तो क्या होता है, तनु विलयन से विलायक के कण किधर जाने लगते हैं, सांद्र विलयन को तब तक जाते हैं लगभग जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता समान न हो जाए, तो इसे परासरण कहते हैं। क्लियर है बेटे? आगे बात कर रहे हैं। परासरण क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की। फर्स्ट होता है हमारा अंतः परासरण, फर्स्ट हम बात करेंगे अंतः परासरण, और सेकंड हमारा हो जाएगा बाह्य परासरण। परासरण की जो क्रिया है बेटे वो दो प्रकार से हम यहाँ पर जान पाएंगे। पहला हमारा अंतः परासरण है, दूसरा हमारा बाह्य परासरण है। चलो देखते हैं फिर समझते हैं। पहला फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, ओवरऑल डायग्राम से सारी चीजें क्लियर है। फर्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चे, हम बात करने वाले हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण, देखो अंतः परासरण क्या होता है मेरे बच्चे। अंतः परासरण का मतलब है, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने जल को भरा है। किसको भरा है बेटा? जल को। जल आपको पता है, ठीक है, आपने जल भरा है। जल विलायक होता है, सबको पता है बेटे। पानी विलायक को भर लिया, उस विलायक के अंदर आपने क्या किया, एक सुखड़ी हुई किशमिश को डाल दिया उसमें। कैसे किशमिश है बेटे? सिकुड़ी, सिकुड़ी किशमिश। ओके, जैसे आपने सिकुड़ी किशमिश को डाला है तो आपको पता है किशमिश के अंदर की जो विलयन होगा उसकी सांद्रता क्या होगी बेटे? अधिक होगी, हायर कॉन्सेंट्रेट होगा, उच्च सांद्रता होगी, अधिक सांद्रता। और जो जल है, जल की सांद्रता क्या है बेटा? निम्न है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कम सांद्रता। तनु विलयन हो गया, ये एक तरीके से सांद्र विलयन है। और आपने बोला है सर परासरण का काम क्या होता है? तनु विलयन से विलायक के कण किधर जाते हैं? सांद्र की ओर। तो बेटा क्या होगा, जो किशमिश की ऊपरी परत है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करेगी, एसपीएम का। अब जल के जितने अणु होंगे, मैक्सिमम अणु क्या करेंगे? किशमिश के अंदर जाने लगेंगे। किशमिश के अंदर जाएंगे तो किशमिश क्या होगी बेटे? फूल जाएगी। ये फूली हुई किशमिश हो गई, फूली किशमिश। जब किशमिश फूल जाएगी तब इसी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? अंतः परासरण। ओके बेटे जी। इसका रिवर्स भी हो सकता है। अंतः परासरण में क्या लिख सकते हैं? जब विलायक के अणु, जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक, जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लिखेंगे, जब विलायक के अणु किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह पदार्थ
अंदर प्रवेश करते हैं तो वह पदार्थ फूल जाता है, तो वह पदार्थ फूल जाता है। क्लियर है बेटा? तो वह पदार्थ क्या होता है? फूल जाता है। इस क्रिया को इस क्रिया को क्या कह रहे हैं बता दो? अंतः इस क्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। अंतः परासरण कहते हैं। जैसे अंतः परासरण कहते हैं, जैसे किशमिश का फूलना, किशमिश का फूल जाना। क्लियर है बेटा? किशमिश को पानी में डाल दो, क्या हो जाती है? फूल जाती है। पानी के और किशमिश के अंदर चले जाते हैं। कौमा मृत्यु शरीर मृत्यु शरीर का फूल जाना, कौमा बॉयल अंडे का फूल जाना, बॉयल अंडे का फूल जाना। ठीक है? चना, मटर आदि का फूल जाना, ये अंतःपराशरण का ही काम है। जी देखते हैं, अंतःपराशरण का मतलब है जब विलायक के अणु किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह पदार्थ फूल जाता है। इस क्रिया को अंतःपराशरण कहते हैं। जैसे किशमिश का फूल जाना, मृत्यु शरीर डेड बॉडी का फूल जाना, बॉयल अंडे का फूल जाना, और चना मटर आदि का फूल जाना। ठीक है? इसको हम अब थोड़ा व्याख्या के रूप में और देखते हैं। किशमिश कैसे फूल जाती है? किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है। तो और जो जल में डाला जा रहा है वो कैसा है बेटा? कम सांद्रता वाला है पदार्थ। तो इससे पानी के अणु क्या करते हैं? किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को अंतःपराशरण कहते हैं और किशमिश फूल जाती है। ठीक है बेटे? अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जब सिकुड़ी हुई किशमिश को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है तो वह फूल जाती है। क्योंकि जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर, ऐसी मतलब हायर कॉन्सेंट्रेट, किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा आप नोट करिए, सबको, सारे बच्चे इसको नोट करिए पूरा। हमने बात की पराशरण क्या है, दो प्रकार के, अंतःपराशरण, बाह्य। हमने अंतःपराशरण की बात की है। ठीक है बेटे? चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अंतःपराशरण के बाद हम बात करने वाले हैं बाह्य पराशरण। जी बेटे, बाह्य पराशरण सबने बना लिया होगा, साथ के साथ नोट करके चल रहे हैं सब। बाह्य पराशरण में उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें पदार्थ क्या होगा बेटा? सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। जी बेटे, सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम बात करने वाले हैं बेटे। जी बेटा, सभी प्यारे बच्चे नोट्स बना के चल रहे होंगे। सेकंड हमारा है बेटे
हम बात करने वाले हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में ठीक उल्टा होने वाला है। क्या होगा इसमें, समझ लेते हैं। हमने फूली हुई किशमिश को डाला, इसमें अंगूर को डाला। किसको डाला बेटा, अंगूर को। हमने डाल दिया नमक या चीनी के संतृप्त विलयन में। चीनी का विलयन, हमने नमक या चीनी का विलयन बनाया है बेटे। इसमें हमने अंगूर या फूली हुई किशमिश को डाल दिया। तो बेटे क्या होगा, इसमें किशमिश जैसे डाला जाएगा अंगूर, वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों बेटे, ऐसा क्यों होगा, वो हम बात करने वाले। सिकुड़ जाएगा अंगूर क्योंकि मेरे बच्चे, जो बाहर का एनवायरमेंट है, इसके अंगूर के बाहर जो डाला गया है पानी में, पानी का चीनी के घोल में डाला गया है, तो इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक सांद्रता है, उच्च सांद्रता है, अधिक सांद्रता है, या सांद्र विलयन कह सकते हैं आप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंगूर को जिसमें डुबाया गया है वो कैसा विलयन है बेटा, सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन है। और अंगूर के अंदर कैसा विलयन होगा बेटा, तनु विलयन हो जाएगा। ये तनु विलयन है। तनु विलयन कम सांद्रता बोल सकते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी क्या है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने बोला है सर परासरण में क्या होता है, तनु विलयन से कण किधर जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर। तो अंगूर के अंदर से बाहर की ओर विलायक के अणु निकलने लगते हैं, जिससे अंगूर सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। इस क्रिया को हम बाह्य परासरण कहते हैं। जब विलायक के अणु किसी पदार्थ के अंदर से बाहर की ओर निकलने लगते हैं, तो वह पदार्थ पिचक या सिकुड़ जाता है। पिचक लिख सकते हैं, पिचक है ना बेटा। तो वह पदार्थ सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे बेटा, बताओ, बाह्य परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। जैसे अंगूर को नमक या चीनी के घोल में डालने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि अंगूर के अंदर से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर निकलने लगते हैं। सही बात है।
अंदर से, अंगूर के अंदर से तन विलयन विलायक के कण बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इस क्रिया को बेटे हम क्या बोलेंगे, बाह्य पराशर। सारे बच्चे नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, ठीक है। समझ में सबको आया होगा बेटा जी। तो आज हमने क्या बात की थी बेटे, हमने झिल्लियों के बारे में बात की, पराशरण की बात की। अब हम बात करने वाले हैं पराशरण के बाद आगे इसी में चलेंगे जी बेटे। पराशरण दो प्रकार का है। विसरण, पराशरण के बाद हमारा जो टॉपिक होगा विसरण होगा। विसरण, विसरण क्या है बेटे, हम क्या पढ़ने वाले हैं पराशरण के बाद, विसरण की बात करेंगे। डिफ्यूजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिफ्यूजन बोलेंगे, डिफ्यूजन। जी चलिए देखते हैं क्या होता है विसरण। जी विसरण के बारे में देखिए बेटे। हाँ देखो, विसरण और पराशरण में अंतर है। पहली बात, विसरण के लिए किसी अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग नहीं होता है। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे विलयन बनाया, या मान लीजिए कोई विलयन है, क्या है बेटा, विलयन है, या आप जल ले सकते हैं। आपने इस विलयन में मानो रंग को डाला, किसको डाला, रंग को। आप इसको मान लो ये जल भरा हुआ है इस बीकर में, जल में आपने किसको डाला है बेटा, रंग को। तो रंग को जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद रंग पूरे विलयन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। बोलो बेटे, पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाएगा। इसमें किसी प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, और इसमें इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, विसरण। तो हम बोल सकते हैं बेटा विसरण क्या है, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु विलयन में जाकर इसमें वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु किसमें जाके बेटा, विलयन में जाकर उसके सभी भागों की सांद्रताओं को समान कर देते हैं, सांद्रताओं को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, और यह द्रव व गैसों में होता है। विसरण जो है वो बेटा द्रव और गैसों में होता है, लेकिन पराशरण केवल द्रवों में होता है। क्लियर है बेटा विसरण जी। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, विसरण क्या है, वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु विलयन में जाकर उसके सभी भागों की सांद्रताओं को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, और यह द्रव व गैस दोनों में होता है जी बेटे। अब हम बात करने वाले हैं, विसरण और पराशरण दोनों हमने पढ़ा है, अब दोनों में अंतर की बात करेंगे जी बेटे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाने का प्रयास करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है विसरण, ऐसे डाल लीजिए, पराशरण एवं विसरण में
विसरण में अंतर। बेटा बहुत ही इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत मजबूत इंपोर्टेंट है। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, हिंदी माध्यम का कोई भी बोर्ड है, उन सबके लिए वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ हिंदी माध्यम की केमिस्ट्री, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आपका एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, अन्य कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड होगा, उनके लिए हमारी क्लासें वैलिड है। किसी भी बोर्ड का कोई भी छात्र पूरी तैयारी कर सकता है। जी बेटे, आगे बढ़ते हैं। परासरण और विसरण में अंतर की बात करेंगे। एक तरफ हम बात कर रहे हैं परासरण, ऑस्मोसिस, दूसरी तरफ हम बात करेंगे विसरण, डिफ्यूजन। जी पूरा पढ़ चुके हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखो परासरण में क्या है, इसमें 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 विलायक के अणु, इसमें विलायक के अणु तनु विलयन से किधर जा रहे हैं बोलो, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इधर विसरण में इसमें अणु सांद्र विलयन से, रंग सांद्रता सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, इसमें अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। क्लियर है बेटे? आपने रंग डाला था, रंग कैसा था, गाढ़ा था, और विलयन या पानी में डाला था, वो कैसा था, तन था। जी बेटे। नंबर दूसरा बेटे, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक होती है। जी इसमें क्या बोलोगे, इसमें अर्धपारगम झिल्ली, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक नहीं होती है, आवश्यक नहीं होती है। क्लियर बेटा? जी। तीसरा अंतर है, इसमें केवल विलायक के तो अड़ जा रहे थे, इसमें बोलो, इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं। इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें विलेय व विलायक, इसमें विलेय व विलायक दोनों अणु गति करते हैं। कोई डाउट हो बता सकते हैं आप लोग। जी बेटे, इसमें केवल विलायक के कर जाते हैं, उसमें विलेय और विलायक दोनों, रंग पानी की तरफ तो पानी किसकी तरफ, रंग की तरफ। चौथा पॉइंट है बेटे, परासरण केवल द्रवों में होता है। यस बेटे, परासरण केवल द्रवों में होता है। बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, परासरण केवल द्रवों में होता है। इधर फोर
विसरण द्रव व गैसों में होता है। बेटा गैसों का मतलब क्या है? एक बंद कमरे में आप स्प्रे डालते हो, परफ्यूम डालते हो, तो पूरे कमरे में परफ्यूम के कण फैल जाते हैं। ये क्या है बेटा? विसरण है। और बात की जाए, ठीक है, बंद कमरे में किसी भी गैस को खोल दीजिए, उसकी महक पूरे में फैल जाती है। तो ये क्या है बेटा? द्रवों में भी हो रहा है बेटे और गैसों में भी होता है जी। परासरण को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोक सकते हैं। पानी तन से सांद्र की तरफ जा रहा है, प्रेशर लगा दो रुक जाएगा। परासरण को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है अतिरिक्त बाह्य दाब लगा के। लेकिन रंग को आप पानी में डाल दो, फिर रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। विसरण, लीकेज हो रहा है, उसको नहीं रोक सकते। विसरण को रोका नहीं जा सकता है। एक गैस सेंट आपने डाल दी कमरे में, फिर रोक सकते हो? उसको नहीं, कर तो फैलेंगे उसके। विसरण को रोका नहीं जा सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे देख लीजिए जी। सारे बच्चे देखिए, क्लियर है? ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे पराशर दाब क्या है, पराशर दाब ज्ञात करने का समीकरण क्या है, प्रतिलोम पराशरण क्या है, समपराशरी विलयन क्या है। ठीक है बेटे, देखते रहिए। थैंक यू।